वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो इससे पहले के लेसन में हम पढ़ते आए थे रानी के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने पढ़ा, रानी लक्ष्मीबाई की बचपन के बारे में हमने पढ़ा, रानी लक्ष्मीबाई के शादी के बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे। कल जो पेज नंबर 72 हमने जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से अंग्रेज़ हमारे देश में आए और बड़े सम्मान से हमने उन्हें अपने देश में रखा। लेकिन यही जो व्यापारी बन कर के हमारे देश में आए थे, इन्होंने क्या किया, हम पर ही राज करना शुरू कर दिया। जिन राजा नवाबों के अधीन वो रहा करते थे, आज उन राजाओं नवाबों के ऊपर ही वो बोलने लगे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि रानियाँ जो थी उस समय की जो बेगम हुआ करती थी, वो अपने महलों में छुप छुप के रोया करती थी, क्योंकि उनके कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार में और उनके गहनों को नीलाम कर दिया गया था। और ये सारी बातों को अंग्रेज़ बड़े गर्व से पेपर में छपा करते थे, अंग्रेज़ी पेपर में छपा करते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेसन में क्या है। यूँ पर्दों की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो पर्दों की इज्जत यानी कि उस समय और जिस कभी पर्दों में रहने वाली जो रानियां हुआ करती थी, उनके सम्मान के बारे में ये बात किया जा रहा था। आज उनके सम्मान जो था, उनकी जो इज्जत थी, वो बाज़ारों में बिक रही थी। उनके सामानों को और उनके ऊपर कई तरह के नेगेटिव कमेंट्स करके उनके सम्मान को बेचा जा रहा था। ठीक है, बहुत ही दयनीय परिस्थिति थी उस वक्त रानियों की। तो बुंदेले जो लोकगीत गाया करते थे, उनके मुंह हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के जैसे लड़ने वाली झांसी की रानी थी। आगे देखते हैं, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटियों का मतलब होता है झोपड़ी, विषम बहुत ही ज़्यादा, वेदना दुख, महलों में आहत अपमान, महलों में अपमान के बारे में बात किया जा रहा है। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, पुरखों का मतलब होता है पूर्वज। नाना धुंधु पथ पेशवा जुटा रहे थे सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। यानी कि इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि कुटियों में थी, यानी कि महलों में की बात करें या हम झोपड़ियों की बात करें, कुटियों में थी, कुटियों में भी काफ़ी दुख था, महलों में भी वही चल रहा था, महलों में भी लोग काफ़ी दुखी थे। सैनिकों के मन में भी अपने पुरखों को लेकर के, पुरखों का जो अभिमान था उसे वापस लाने का एक जोश पैदा हो रहा था। नाना धंधोपत पेशवा लड़ाई के लिए सारा सामान जुटा रहे थे और उधर बहन छबीली ने रणचंडी का आह्वान कर दिया था, यानी कि युद्ध का आह्वान कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि अब एक नया जोश भारत में आ रहा था। लोगों के अंदर जो जोश था, जो अपने देश को आज़ादी दिलाने का जो जोश था, वो अब अंदर ही अंदर लोगों के अंदर पैदा होने की कोशिश की जा रही थी। तो बुंदेलों के मुँह हमने यह सुनी थी कि वो मर्दानी जो मर्दों के बीच में रह करके लड़ी, वो कोई और नहीं, वो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट है, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने आग लगाई और झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने जस्ट उसको और भी ज़्यादा भड़का दिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी लपटे अंतरम से आई थी। अंतरतम का मतलब होता है अपने अंदर से, ठीक है, अपने अंदर से आना। झांसी चेती, झांसी जागा, दिल्ली चेती, दिल्ली जागा, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि महलों ने आग दी और झोपड़ी ने उसको और आग को क्या करने का काम किया, भड़काने का काम किया। ये स्वतंत्रता की चिंगारी थी, ये लपटें थी,
जो लोगों के अंदर से आई थी, और जिस कारण झांसी में भी झांसी भी चेत गई, दिल्ली चेती, लखनऊ चेती, सभी और हर जगह क्या हुआ था, स्वतंत्रता को पाने की एक जोश जो था वो चलने लगा था। हर जगह, चाहे हम बात करें मेरठ की, कानपुर की, जबलपुर या कोल्हापुर, हर तरफ जो था वो अंग्रेज़ों को देश से निकालने का एक दौर शुरू हो चुका था। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समय था जिस समय लोग एकजुट हो रहे थे, और उस समय लोगों के अंदर एक जोश था कि किस तरह से इन अंग्रेज़ों को अपने देश से निकाला जाए और भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर सके। ठीक है, तो बुंदेले मतलब कि बुंदेले के मुंह हमने यह सुनी थी कि वो मर्दानी, जिसमें वो पुरुषार्थ था, जिसमें वो साहस था कि वो इतने सारे सैनिकों के बीच घिरने के बाद भी वो सबसे लड़ी और डटी रही ताकि उसे वो स्वतंत्रता मिल सके और वो उसकी अपने झांसी को वो बचा सके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है। इसमें हमने देखा, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम मतलब कि इस स्वतंत्रता में कई नाम आए, जिसमें नाना धुंदुपत तांतिया, चतुर आजिमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, यानी कि जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे, इनके नाम को सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही इस स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन अंग्रेज़ों के नज़र में ये बहुत बड़ा जुर्म था कि उन्होंने इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भाग लिया था। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने यही कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इनकी गाथाओं को अब हम यही छोड़ देते हैं। मैंने अभी जिन वीरवर के नाम बताए हैं उनकी गाथाओं को हम यही छोड़ देते हैं। अभी हम चलते हैं रानी के पास और देखते हैं वो क्या कर रही है। हमने जाके देखा रानी झांसी के मैदानों में, रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के बीच क्या है, मर्द बन करके आज वो खड़ी है, और उसके सामने लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा है और वो आगे बढ़ रहा है सारे जवानों में। रानी ने भी तलवार खींच ली और हुआ दो असामान्य लोगों के बीच युद्ध। द्वंद्व आसमानों में का मतलब होता है जिन दो व्यक्तियों में कोई समानता नहीं होती है उसको कहते हैं द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व आसमानों में, तो ऐसे दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ जिनमें कोई भी समानता नहीं थी। लेफ्टिनेंट वॉकर, रानी ने तलवार खींच ली और ज़ख्मी होकर के वहाँ से वॉकर भागा। उसमें एक अजीब हैरानी थी कि वो एक औरत के हाथों क्या हुआ, ज़ख्मी हो गया। उसके पुरुषार्थ को कहीं ना कहीं ज़रूर धक्का लगा होगा कि वो एक औरत के हाथों क्या हो गया, ज़ख्मी हो गया। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या हिम्मत वाली वो वीरांगना थी जिसने वॉकर को भी जख्मी कर दिया। रानी बढ़ी काल्पी आए कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी बढ़ी काल्पी पहुंची जैसे ही, और वो कितने मील दूर आई, 100 मील दूर आई। घोड़ा बेचारा थक कर चूर हो चुका था और वो क्या हो गया, वो वहीं पर गिरा और तत्काल स्वर्ग सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर से रानी पर हमला किया और यहाँ पर रानी ने अंग्रेज़ों को धूल चटा दिया। विजय रानी आगे बढ़ी और फिर वो ग्वालियर भी पहुँची वो। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से रानी ने हार नहीं मानी और डट कर वो इतने सारे मर्दों, इतने सारे जवानों के बीच वो डटी रही, एक मर्द की तरह वो लड़ी। और इसी लड़ाई में
उसने अपने घोड़े को खो दिया, उसने अपने आप को खो दिया, लेकिन वो डटी रही। तो कहीं ना कहीं ये सीख हमें ज़रूर मिलती है कि हमें भी इस तरह के गुणों को अपने अंदर अपनाना चाहिए। Children, with this I wind up, and rest of the things we will do in the next class. Thank you so much.